Welcome back to your channel Shore of Anatomy, and today we are with our last topic on neuroanatomy, the autonomic nervous system. इसके बाद हम लोग नया सेशन चालू करेंगे in which we are going to cover the abdomen, the whole abdomen part. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा पार्ट है जो स्टूडेंट्स को बहुत ही बोरिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लगता है. सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपलर वे. सो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है बेसिक्स जो है वो समझ में आ जाए. आगे चल के आप अगर उसमें और भी डीप स्टडी करना चाहते हैं, सो दीज बेसिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Now the whole control and coordination of our body is maintained by two major systems in our body, the endocrine system and of course the nervous system. The nervous system basically divided into two groups, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system controls the voluntary actions within our body. Autonomic nervous system on the other hand controls the visceral activities of our body like heart rate and smooth muscles of viscera and visceral muscles. They are controlled by the autonomic nervous system. Of course, autonomic nervous system also has, as like of somatic nervous system, it has afferent fibers, efferent fibers, connector neurons. It also has the motor nucleus, sensory nucleus, but it is totally different from the somatic nervous system. Now, autonomic nervous system is basically divided into two types, the sympathetic and parasympathetic type of nervous system. Sympathetic nervous system, yes, we all know that it acts on the emergency conditions. लाइक जब भी हम लोगों को डर लगेगा, भागने का मन करेगा, लड़ने का मन करेगा, फियर, फ्राइट, फ्लाइट, ये सब कंडीशंस आती हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है. और पैरासिम्पैथेटिक ठीक इसके एंटागोनिस्ट है. जब भी हमारी बॉडी को रिलैक्स करना रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा बॉडी रहेगा, देन यस आवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट्स. नाउ तो टॉकिंग अबाउट द इफेरेंट पाथवे ऑफ इफेरेंट मतलब कि मोटर फाइबर्स के लिए क्या होंगे? मोटर न्यूक्लियस होंगे. फॉर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दीज मोटर न्यूक्लियस आर present within the spinal cord, within the motor section of the spinal cord. And for the parasympathetic nervous system, these motor nucleus are present in the nucleus of oculomotor nerve, the third cranial nerve, and facial nerve, glossopharyngeal nerve, and the vagus nerve. तो जो हमारे जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैकोलंबर आउटफ्लो बोलते हैं. हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल सेगमेंट है, थोरेसिक सेगमेंट है, लंबर सेगमेंट है, सैक्रल सेगमेंट है और सर्वाइकल सेगमेंट कॉक्सिजियल सेगमेंट है. तो सैक्रल और कॉक्सिजियल को कभी कभी कंबाइन में प्यूबिस सेगमेंट भी बोला जाता है, प्यूबिकल सेगमेंट भी बोला जाता है. तो मैं यहाँ पे प्यूबिकल सेगमेंट कई बार टर्म यूज करूंगा. ठीक है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है. जब भी जो सिंपैथेटिक के फाइबर्स होते हैं वो थोरैकोलंबर होते हैं, वो थोरैक्स से निकलते हैं, थोरेसिक सेगमेंट से या फिर लंबर सेगमेंट से निकलते हैं. ये हमारे सिंपैथेटिक पार्ट बनाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का. वहीं दूसरी तरफ जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है वो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है. वो क्रेनियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ पार्ट्स क्रेनियल से निकलते हैं और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो सैक्रम से निकलते हैं. क्रेनियल से निकलते हैं तो जाहिर सी बात है क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होंगे. कौन से क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होंगे? तो इनको बिल्कुल याद कर लीजिए. जो हमारे ऑक्लोमोटर नर्व है और थर्ड क्रेनियल नर्व, देन facial nerve, 7th cranial nerve, 9th glossopharyngeal nerve and 10th vagus nerve. These four nerves carry the parasympathetic fibers in the autonomic nervous system. तो ये cranial outflow हो गया. sacral outflow की बात करें तो S2 to S4 segments they carry the parasympathetic fiber. Similarly for sympathetic we have from the T1 to L2 segment, thorax से लेके lumbar तक thoracolumbar outflow है जो है सिंपैथेटिक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का. ना सेपरेटली अगर बात करेंगे कि इनका ओरिजिनेशन क्या है, आखिर ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में. दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज आई सेड यू इट हैज टू पार्ट्स, द इफेरेंट पाथवे एंड द आफ्फेरेंट पाथवे. नाउ टेलिंग यू अबाउट द इफेरेंट पाथवे. इफेरेंट पाथवे मोटर पाथवे यानी कि फाइबर्स निकल रहे हैं. द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज आवर the H-shaped gray matter of spinal cord. We know that it has a posterior column, it has an anterior column, from where the sensory nerve arises,
from anteriorly we have motor nerve arises. But in thoracolumbar region we have one more extra column. This is known as the lateral column. ये lateral column. So the efferent fibers of sympathetic nervous system arises from the lateral gray column of the spinal cord. From here it enters the anterior root of spinal nerve and reaches to the spinal nerve. After reaching to the spinal nerve, it enters to the paravertebral ganglion via the white rami communicants. White rami communicants क्यों बोल रहे हैं? Because these nerve fibers are actually covered by the myelin sheath. So once these fibers reaches to the paravertebral ganglion, once this preganglionic fibers बोलना चाहिए, preganglionic fibers reaches to the paravertebral ganglion, so it is distributed in the three ways. तीन अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. सबसे पहला thoracic segment में अगर देखें, so the white rami communicant fibers enters the paravertebral ganglion. White rami communicant है, इसका मतलब कि जो preganglionic fibers हैं they are myelinated ones. They synapse with the postganglionic fibers. यहाँ पे जो synapse में न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होगा. Now the postganglionic fibers enters the gray rami communicants. ग्रे रमाई कम्युनिकेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक इफेरेंट फाइबर्स हैं थोरेसिक पार्ट के केस में वो कैसे हैं? नॉन माइलिनेटेड है, इसलिए वो किस में एंटर कर रहे हैं? ग्रे रमाई कम्युनिकेंट्स में एंटर कर रहे हैं. देन इट रीचेस टू द स्पाइनल नर्व एंड वाया द स्पाइनल नर्व इट अगेन goes and supplies to the viscerals or visceral muscles of our body or the blood vessel of our body. तो ये बात हो गई थोरेसिक सेगमेंट के लिए. ये रूट फॉलो होता है थोरेसिक सेगमेंट के लिए. सर्वाइकल सेगमेंट में आए तो ये जो सिंपैथेटिक चेन, जो पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन रन कर रहा है सर्वाइकल सेगमेंट में, ऊपर जाके तीन गैंग्लियन देता है जिसको हम लोग जानते हैं सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के नाम से जानते हैं. नाउ द व्हाइट रमाई कम्युनिकेंट फाइबर्स हाउ दे रीच टू द सर्वाइकल सेगमेंट, वही सिंपैथेटिक चेन से ही वो ऊपर जाएगा. कहाँ पे? सर्वाइकल सेगमेंट में जाएगा और फिर कहाँ पहुंचेगा? गैंग्लियन पे पहुंचेगा. सपोज इट रीचेस टू द इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन. यहाँ पे फिर वो किससे साइनेप्स करेगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से साइनेप्स करेगा. वही न्यूरोट्रांसमीटर होगा एसिटाइलकोलिन. फिर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वाया द ग्रे रमाई कम्युनिकेंट्स इट रीचेस टू द सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स और फिर वो सर्वाइकल सेगमेंट के जो भी मसल्स, स्मूथ मसल्स या फिर विसरल मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगा, ब्लड वेसल्स को सप्लाई करेगा. गोइंग टुवर्ड्स द लंबर रीजन, लंबर रीजन में वही सेम पाथ फॉलो करता है जो कि थोरैक्स में है. It enters via the white rami communicants, then it reaches to the paravertebral ganglion. न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होगा. यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होंगे via the gray rami communicants. It reaches to the lumbar and the sacral spinal nerves. So this is how the sympathetic part of spinal nerve is distributed. The efferent part of sympathetic spinal nerve is distributed over our body. तो हम लोगों ने दो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की यहाँ पे, थोरेसिक सेगमेंट में, thoracolumbar सेगमेंट में या फिर sacral सेगमेंट में और एक सर्वाइकल सेगमेंट में. नाउ देयर आर सर्टेन efferent fibers which without synapsing in the paravertebral ganglion they goes to the effector organ. इनको बोला जाता है splanchnic nerves. They are generally of three types: the greater splanchnic nerve, the lesser splanchnic nerve or the lower or the least splanchnic nerve. Greater splanchnic nerve arises from the 5th to the 9th thoracic ganglia. 5th to the 9th thoracic paravertebral ganglia. यहाँ से greater splanchnic nerve arise होंगे. Then it supplies to the celiac plexus or the renal plexus of our body. Plexus क्या है? Autonomic plexus के बारे में बता देता हूँ. Autonomic plexus is nothing but the collection of autonomic ganglion and the autonomic afferent and efferent fibers. Autonomic मतलब कि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक फाइबर्स दोनों होंगे. सीलियक प्लेक्सस एक लार्जेस्ट ऑटोनॉमिक प्लेक्सस है हमारे बॉडी में. तो सीलियक प्लेक्सस में क्या आ रहे हैं? ग्रेटर स्प्लैंक्निक फाइबर्स आ रहे हैं. सिमिलरली ग्रेटर स्प्लैंक्निक फाइबर्स आल्सो गोज टू द रीनल प्लेक्सस. यही जो स्प्लैंक्निक फाइबर्स हैं हम लोग जानते हैं कि एड्रिनल मेडुला क्या सिक्रेट करता है? नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सिक्रेट करता है. सो दे आर व्हाट? दे आर द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज. यही जो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स है ना, ये रीनल प्लेक्सस में एंटर करते हैं. देन इट एंटर्स द एड्रिनल मेडुला फ्रॉम वेयर इट सिक्रीट्स द norepinephrine or epinephrine. They are actually the sympathetic discharge. Similarly, the lesser splanchnic nerves arises from T10 and T11 paravertebral ganglion. Then it goes to the celiac plexus, and the least splanchnic nerve arises from the T12 to L1 segments, and it reaches to the renal plexus. तो हम लोगों ने तीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े किसके? efferent fibers of sympathetic
नर्वस सिस्टम के। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन थोरेसिक सेगमेंट में देखा, सर्वाइकल सेगमेंट में देखा, और क्या देखा, एक स्प्लैंक्निक नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम लोग जानते हैं क्या है, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। बता चुका हूं कि क्रेनियल से कहां से निकलेंगे, 4 नर्व से निकलेंगे, क्रेनियल नर्व से ऑक्यूलोमोटर, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड द वेगस नर्व। तो इनके न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होते हैं वो आखिर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं हमारे ब्रेन में, जहां से ये फाइबर्स अराइज होते हैं। सो क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस होते हैं हम लोग जानते हैं, जैसे कि अगर बात करें ऑक्यूलोमोटर नर्व के लिए, तो इनका जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होता है उसको एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस बोला जाता है। यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स अराइज होते हैं। सिमिलरली फॉर फेशियल नर्व वी हैव 2 important nucleus, the superior salivatory nucleus and lacrimotory nucleus. From here we have the fibers of parasympathetic nerve. For glossopharyngeal nerve we have inferior salivatory nucleus, and for the vagus we have the dorsal vagus of nucleus. From these 4 motor nucleus we arise the parasympathetic nerve fibers of autonomic nervous system. Talking about the sacral segment, we have the S2 to S4 sacral segment से हमारे parasympathetic fibers निकलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के लिए जो गैंग्लियन होते हैं वो इफेक्टर ऑर्गन के पास में प्रेजेंट होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दे आर क्वाइट लार्जर देन दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि इनका गैंग्लियन दूर है, इनको साइनेप्स दूर पे करना है। सिंपैथेटिक का क्या था, जैसे ही प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले तुरंत पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में साइनेप्स किए और वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो लंबे होते हैं, वो फिर इफेक्टर ऑर्गन के पास जो गैंग्लियन है वहां पे जाके साइनेप्स करते हैं और वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज होते हैं और किसको सप्लाई करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक का काम हम जानते हैं कि प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करना और ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, हमारे जितने भी मस्कुलर ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। सो इट नॉर्मलाइजेज द बॉडी इन नॉर्मल कंडीशन। इधर भी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइलकोलिन होगा। सो द न्यूरोट्रांसमीटर फॉर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एसिटिलकोलिन। यहाँ पे ये बात याद रखने के लिए जरूरी है। आफ्फरेंट फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक के सेम वही रूट होगा, इफेक्टर ऑर्गन से निकलेंगे और विदाउट साइनेप्सिंग इट एंटर्स टू द posterior root of spinal nerve and then it sends the signal to the spinal cord. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका हायर कंट्रोल कई बार हाइपोथैलेमस से होता है, कई बार उसका हायर कंट्रोल ब्रेन से होता है। यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है अबाउट द गैंग्लियन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन क्या थे, वही पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, नहीं तो फिर सीलियक प्लेक्सस यहाँ पे जो गैंग्लियन है। लेकिन यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए मेजर 4 गैंग्लियन है। कौन कौन से, ओटिक गैंग्लियन, सिलियरी गैंग्लियन, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन एंड द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। सो these ganglion are the these ganglion are the part of the cranial part of the parasympathetic outflow। और भी जो दूसरे गैंग्लियन होते हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, दे आर प्रेजेंट विद इन द ऑटोनॉमिक प्लेक्सस, प्रेजेंट इन द aortic plexus or the pulmonary plexus and Meissner's or Bos plexus, hypogastric plexus. These are certain plexus where we find the parasympathetic ganglion. Now let's have a look over the autonomic ganglion. Autonomic ganglion. ऑटोनॉमिक गैंग्लियन जानते हैं हम लोग। सिंपैथेटिक के लिए क्या होंगे, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन होंगे। फॉर द पैरासिम्पैथेटिक दीज गैंग्लियंस आर लोकेटेड स्लाइटली क्लोजर टू द इफेक्टर ऑर्गन। अब गैंग्लियन में क्या होते हैं, साइनेप्स होंगे, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, साइनेप्स एट द गैंग्लियोनिक लेवल। तो गैंग्लियन में जो हम लोगों को न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलेगा फॉर बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, or for the preganglionic fibers of sympathetic nervous system and the preganglionic fibers of parasympathetic nervous system. For both, the neurotransmitter is the acetylcholine, and the preganglionic fibers are slightly slow conducting fibers, slow conducting B fibers, preganglionic fibers of both sympathetic and parasympathetic nervous system in autonomic ganglia
they are slow conducting B type fibers, and the post ganglionic fibers they are the unmyelinated slower conducting C fibers, वो और slow conduct करते हैं and they are the C fibers. तो ये कुछ डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिले प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक. कॉमन क्या है यहाँ पे? न्यूरोट्रांसमीटर. ये बहुत याद रखने की बात है. एसिटिलकोलिन जो है वो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है फॉर बोथ sympathetic and parasympathetic in autonomic gang. We know how the impulse travels in the synapse, कि synapse में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो किस तरीके से impulse को प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स तक ले जाते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो एटोनॉमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं इनमें रिसेप्टर्स होते हैं. जनरली 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. दे आर दी निकोटिनिक एंड दी मस्करिनिक रिसेप्टर्स. निकोटिनिक रिसेप्टर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि दे जनरली एक्ट ऑन दी निकोटीन, एंड मस्करिनिक रिसेप्टर्स जनरली बोला गया है क्योंकि दे एक्ट ऑन दी मस्करीन. निकोटीन हम लोग जानते हैं टी कॉफीज में प्रेजेंट होता है. मस्करीन जो है टोड स्टूल एक तरह का मशरूम है, पॉइजन है, पॉइजनस मशरूम है, उसमें प्रेजेंट होता है मस्करीन. तो इनके एक्शन के हिसाब से इनका नाम दिया गया है. सो देयर आर 2 रिसेप्टर्स जनरली निकोटिनिक एंड मस्करिनिक इन द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोल रहा हूँ यानी कि ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में दोनों के लिए सेम होगा. किसके लिए? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के लिए. तो जो एसिटिलकोलिन है दोनों पे बाइंड कर सकता है. निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी बाइंड कर सकता है और मस्करिनिक रिसेप्टर पे भी बाइंड कर सकता है. बट इट प्रीडोमिनेंटली बाइंड्स ओवर द निकोटिनिक रिसेप्टर रेदर देन द मस्करिनिक रिसेप्टर. जब भी एसिटिलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा सो इट causes the depolarization of the post ganglionic nerve fibers. ये depolarization कैसे होगा? So there are the opening of channels of sodium and calcium channel opening which leads to the depolarization of postsynaptic nerve fibers and causes the transmission of impulse forward. जो impulse है वो प्री गैंग्लियोनिक से पोस्ट गैंग्लियोनिक में जाएगा. तो एक तरीके से भी बोल सकते हैं it leads to the generation of फास्ट ईपीएसपी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करता है. अगर एसिटिलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है देन इट जनरेट्स द फास्ट एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल बाय द ओपनिंग ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम गेटेड चैनल्स. क्या होगा अगर एसिटिलकोलिन मस्करिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करे? तो 2 चीजें होंगी. अगर एसिटिलकोलिन मस्करिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो पहली चीज ये हो सकती है दैट इट डेवलप्स अ स्लो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. ये कैसे डेवलप होगा? व्हेन इट लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ sodium calcium channel along with the opening of M type potassium channels. अगर M type potassium channel सोडियम और कैल्शियम के साथ खुल रहे हैं so there will be the generation of slow excitatory या फिर slow EPSP. ये कब होगा? जब एसिटाइलकोलिन जो है मस्करिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है. दूसरा क्या चीज हो सकता है? जब एसिटाइलकोलिन मस्करिनिक रिसेप्टर पे बाइंड किया तो दूसरा चीज ये हो सकता है दैट इट लीड्स टू द जनरेशन ऑफ इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. इनहिबिट कर देगा यानी इंपल्स को ट्रांसमिट होने नहीं देगा. ये कब होगा? कि पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए हैं. सोडियम चैनल्स तो ओपन नहीं हुए, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए हैं. तो ये जो इंपल्सेस है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होंगे. ये जो ईपीएसपी आईपीएसपी है इसके लिए आप साइनेप्स के फिजियोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हैं. सो मैं एक ब्रीफ आइडिया दिया आपको कि कैसे जो है ट्रांसमिशन होता है. समरी कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं. 2 रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं, जिसपे कौन बाइंड करता है? एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन एटोनॉमिक गैंग्लिया में दोनों रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है लेकिन फिर भी प्रीडोमिनेंटली इट चूजेस द निकोटिनिक रिसेप्टर. निकोटिनिक रिसेप्टर पे जब भी बाइंड होगा देन इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ईपीएसपी बाय द ओपनिंग ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम गेटेड चैनल्स. When the acetylcholine binds to the muscarinic receptors in the autonomic ganglion, it leads to the generation of either the slow EPSP or it leads to the generation of IPSP. जब भी स्लो EPSP जनरेट होगा उसका कारण यही होगा कि जो सोडियम और कैल्शियम गेटेड चैनल्स के साथ M टाइप पोटेशियम चैनल्स भी ओपन हो गए हैं. अगर IPSP जनरेट हुआ है तो इसका कारण ये है कि जो पोटेशियम गेटेड चैनल्स केवल ओपन हुए हैं, देयर इज नो ओपनिंग ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम गेटेड चैनल्स. तो जो भी हमारा इम्पल्स है वो रुक जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स. तो गैंग्लियन को कौन ब्लॉक कर सकता है? कौन से ऐसे ड्रग्स हैं या फिर कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो गैंग्लियन को ब्लॉक कर देंगे? अगर गैंग्लियन को ब्लॉक कर देंगे तो जो हमारे जो भी सिग्नल है वो आगे पास नहीं होगा. चाहे
गैंग्लियन को ब्लॉक कर देंगे तो जो आईपीएसपी है वो जनरेट नहीं होगा, सिग्नल पास होने लगेगा. सो व्हाट आर दीज एजेंट्स? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स. Now the ganglion blocking agents are of two types. They can be depolarizing or can be non-polarizing. Depolarizing and non-polarizing. The depolarizing ganglion blocking agents generally leads to the depolarization of the postganglionic fibers. अब भाई डीपोलराइजेशन भी हो रहा है और हमारे जो इम्पल्स है वो ब्लॉक भी हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो निकोटीन इन हाई कंसंट्रेशन जनरली एक्ट्स बाय दिस मेथड. किस तरीके से? तो निकोटीन इन हाई कंसंट्रेशन जनरली फर्स्ट लीड्स टू द डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. तो इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो चुका है. फर्दर इट एक्ट्स बाय मेंटेनिंग द डीपोलराइजेशन, यानी कि वो उस डीपोलराइजेशन को मेंटेन रख रहा है. जो हमारे जो नए इम्पल्स हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगे. सो निकोटीन इन हाई कंसंट्रेशन एक्ट्स एज द गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स. टॉकिंग अबाउट द नॉन पोलराइजिंग गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स, ये डीपोलराइजेशन नहीं कराते हैं. दे एक्ट्स एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं एसिटिल कोलिन के लिए. कुछ ड्रग्स जैसे कि या फिर केमिकल्स, हेक्सामिथोनियम या टेट्राइथाइल अमोनियम. दे एक्ट्स एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर द एसिटिलकोलिन. तो ये जो एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके बाइंड कर जाते हैं. सो एसिटिलकोलिन जो है अपना एक्शन नहीं दिखा पाता. सो फार हम जान चुके हैं कि प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कैसे होते हैं. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जब ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में आते हैं तो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के नेचर क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने देखा. ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. उसके बाद अब अराइज होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स का जो रूट होगा देन इट एंड्स एट द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और द इफेक्टर मेम्ब्रेन. वहाँ पे जो भी इफेक्टर ऑर्गन का मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे जाके साइनेप्स करेगा क्या, हमारा साइनेप्स करेगा या फिर रिलीज करेगा अपने जो भी कंपोनेंट है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज करेगा. कौन? पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स जो है वो रिलीज करेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट दी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या ब्लॉकिंग एजेंट्स हो सकते हैं या फिर उनके क्या रिलीजिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इफेक्टर ऑर्गन पे अपना असर डालते हैं. Now, talking about the postganglionic fibers. Postganglionic fibers, they are the unmyelinated one. Unmyelinated fibers for the parasympathetic, they goes to the receptor membrane. They goes to the receptor membrane and release their secretion. यहाँ पे जो सिक्रीशन है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के लिए अलग है. ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में हम लोगों ने देखा था एक ही सिक्रीशन है, कौन सा? एसिटिलकोलिन है. वहाँ पे ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में जो साइनेप्स हो रहा है प्री गैंग्लियन पोस्ट गैंग्लियोनिक में, वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटिलकोलिन है. लेकिन जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का दोनों का जो रिलीज होता है वो डिफरेंट होता है. Therefore, postganglionic fibers of paraganglionic they are known as the cholinergic. Cholinergic क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो रिलीज सब्सटेंस है वो एसिटिलकोलिन है. तो पैरासिम्पैथेटिक जो अपना रिलीज करेगा मेम्ब्रेन पे उसको एसिटिलकोलिन बोला जाता है. Therefore, these fibers are known as the cholinergic fibers. Cholinergic fibers generally binds at the muscarinic receptors in the रिसेप्टिक मेम्ब्रेन. तो जो मेम्ब्रेन पे जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं उन पे एसिटिलकोलिन बाइंड करता है. अब आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए जो रिलीज होता है वो है नॉरएपिनेफ्रिन. सो द रिलीज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नॉरएपिनेफ्रिन. देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज द एड्रिनर्जिक फाइबर्स. कुछ जगह जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गया, एक एक्सेप्शन है, वहां पे जो सिंपैथेटिक का रिलीज है वो एसिटिलकोलिन है. For sympathetic nervous system, here the receptors are the alpha and the beta receptors. Alpha and beta are further divided into alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 receptors. तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हैं. इसीलिए
कई बार आप लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में टर्म सुने होंगे, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। तो हमेशा एड्रीनर्जिक ही होंगे, अल्फा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कभी नहीं होंगे, बिकॉज अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स आर specifically for the sympathetic nervous system. To understand the function of both these alpha and beta receptors, एक जनरल रूल है that alpha receptors always acts as the excitatory receptor and beta receptor always acts as a inhibitory receptor. जो भी sympathetic का function है, जो excitatory function है, जैसे vasoconstriction हो गया and pupil का dilatation हो गया, जो भी excitatory function है वो कौन करेगा? अल्फा रिसेप्टर्स करेंगे। वहीं जो बीटा रिसेप्टर्स हैं, जो वैसो डायलेटेशन हो गया या फिर स्मूथ मसल डायलेटेशन हो गया, ये सभी फंक्शन कौन करेंगे? बीटा रिसेप्टर्स करेंगे। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि भाई एक ही समय पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेटेशन कैसे कर सकता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी हमारी बॉडी इमरजेंसी पे होती है तो हमारे जो दो पार्ट हैं बॉडी के, उनको ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से? ब्रेन और मसल्स। जितने भी बॉडी पार्ट हैं वहां से ब्लड को निकाल के सबसे पहले ब्रेन और मसल्स को सप्लाई किया जाता है, क्योंकि इनका एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर जगह पे अगर आप ब्लड वेसल्स को देखेंगे, सो दीज ब्लड वेसल्स एट एवरी प्लेस एक्सेप्ट ब्रेन एंड मसल्स दे कॉन्स्ट्रिक्ट। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे वो एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखा रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वहीं पे दूसरी जगह देखें, मसल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, सिंपैथेटिक ही डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स हैं। तो बीटा रिसेप्टर्स इनहिबिटरी फंक्शन रहते हैं और अल्फा रिसेप्टर्स जो है उनका एक्साइटेटरी फंक्शन होता है। सो फार वी लुक्ड एज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। हम लोगों ने देखा क्या? एसिटिलकोलिन को देखा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन होता है, और भी कई सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे सब्सटेंस पी, न्यूरोपेप्टाइड वाई हो गया, एटीपी हो गया। दे आर द पोस्ट गैंग्लियोनिक अदर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकिंग ऑफ द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, वी टॉक्ड अबाउट द ब्लॉकिंग ऑफ द ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। वहां पे जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनको कैसे ब्लॉक किया जा सकता है, लाइक द निकोटीन इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, देन हेक्सामेथोनियम, टेट्राइथाइल अमोनियम, दे ऑल एक्ट्स एज द ganglion blocking agents. Now, what are the blocking agents for the adrenergic receptors? For the alpha adrenergic receptors, we have phenoxybenzamine, and for the beta adrenergic receptors, they are blocked by the propranolol. Propranolol block the beta adrenergic receptors. So these are the blocking agents which blocks the adrenergic receptors of the autonomic nervous system. So here we finish with all the basics of our nervous system, जिसमें हम लोग ने बात की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग ने बात की टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उनके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कैसे अराइज होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कैसे अराइज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाट आर ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड व्हाट आर द गैंग्लिया ब्लॉकिंग एजेंट्स, सिमिलरली व्हाट आर द ब्लॉकिंग एजेंट्स फॉर द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये सभी हम लोगों ने देखा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोगों को ये पूरा कीचड़ है वो याद रखने में मदद करेंगे। सॉरी, मैंने कीचड़ बोला, ये पूरा जो हॉच पॉच है वो याद रखने में मदद करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कैसे एग्जांपल्स होंगे? व्हाट आर द सप्लाई ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे आइरिस, आईलिड, तो हार्ट, लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, पेल्विस सिस्टम जैसे यूरिनरी ब्लैडर, इजैक्यूलेशन, इरेक्शन, इन सभी को सप्लाई करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स या फिर सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, किस तरीके से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सबसे पहले देखते हैं आइरिस के लिए। आइरिस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होगा? बिल्कुल आप लोगों ने सही पकड़ा। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, देन इट लीड्स टू द डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लीड्स टू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो जो हमारा आइरिस है वो जनरली टू टाइप्स ऑफ मसल्स से सराउंड रहता है। दे आर द रेडियल मसल्स which leads to the constriction of pupil, and there are spiral muscles. Sorry, the radial muscles which leads to the dilatation of the pupil, ये फैला के डायलेट करते हैं, और जो रेडियल मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं हमारे प्यूपिल को। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है अगर, तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्या करेगा?
कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई यहाँ पे कैसे आएगा? थ्रू द oculomotor nerve. The Edinger-Westphal nucleus of the oculomotor nerves gives the parasympathetic fibers. These parasympathetic fibers reaches to the ganglion. Which ganglion? The ciliary ganglion. The postganglionic fibers from the ciliary ganglion via the short ciliary nerves, they reaches to the spiral muscles of pupil. और फिर ये क्या करेंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। सिमिलरली जब सिंपैथेटिक की बात करेंगे तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन एंड इट सप्लाइज द रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस एंड इट लीड्स टू द डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल। तो ये सिंपैथेटिक एक्शन हो जाए। टॉकिंग अबाउट द लैक्राइमल ग्लैंड, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सिर्फ यही दो एग्जांपल देखेंगे और बाकी यू कैन फर्दर check out my link in the Instagram given in the description below. तो उस इंस्टाग्राम में मैंने और भी अदर ऑर्गन्स का पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कैसे होता है इसके बारे में पोस्ट किया हुआ है। यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द लैक्राइमल ग्लैंड, एक और एग्जांपल देख लेते हैं लैक्राइमल ग्लैंड का। लैक्राइमल ग्लैंड जानते हैं कि क्या काम करेगा? आंसू गिराने का काम करेगा। जब भी इंसान इमरजेंसी में होता है उसको रोना आता है, सो व्हेन टीयर केम आउट इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब इंसान खुश होता है इसका एक्शन नहीं रहता है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक अगर इसका कंट्रोल देखें तो लैक्राइमल ग्लैंड है तो इससे मिलता जुलता नाम कौन सा है? लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, विच इज द न्यूक्लियस ऑफ द 7th क्रेनियल नर्व, ऑफ कोर्स द फेशियल नर्व। तो जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है इसका लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, वहां से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स अराइज होंगे एंड इट इंटर्स द फेशियल नर्व। Then via the facial nerve of nervous intermediates it enters the greater petrosal nerve. From the greater petrosal nerve it reaches to the pterygopalatine ganglion which is the parasympathetic ganglion. तो greater petrosal nerve से pterygopalatine ganglion में कैसे जाएगा? Via the nerve to pterygoid canal. After the pterygopalatine ganglion the postganglionic fiber arises and it enters the maxillary nerve. Via the maxillary nerve it goes to the zygomatic nerve and from zygomatic nerve via the zygomaticotemporal nerve it enters the lacrimal nerve and supplies the lacrimal gland. और जो भी पैरासिम्पैथेटिक का एक्शन है वो होगा। सिंपैथेटिक की बात करें सो द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सिंपैथेटिक गैंग्लियन, देन इट एंटर्स द डीप पेट्रोसल नर्व। वाया द डीप पेट्रोसल नर्व इट अगेन एंटर्स टू द nerve to pterygoid canal or via the greater petrosal nerve it enters the nerve to pterygoid canal. Then it via the maxillary nerve zygomatic nerve zygomaticotemporal nerve it reaches to the lacrimal gland via the lacrimal nerve and जो भी उसका फंक्शन है टीयरिंग का वो करेगा। So here we are with here we finish our topic of neuroanatomy, the last topic of neuroanatomy, autonomic nervous system. Hope you like the video, so please like, share, subscribe the video, comment below जो भी आपका व्यू है, जो भी आपका थॉट है वो कमेंट करें और